तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे आगे जहां और भी हैं। अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग? माशाल्लाह आप लोगों ने एक चीज ठान ली है जहन के अंदर कि हमने एमडीकैट करना ही करना है। अब इसके रास्ते के अंदर जितनी भी टेंशन आने वाली है हम उनको फेस करेंगे। तो उसमें एक टेंशन जो है वो केमिस्ट्री की भी है और बहुत बच्चे परेशान होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, जिसमें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया कि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं तो रिमेंबर करना मुश्किल हो जाता है, एमसीक्यूज करने लगते हैं तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं होती। तो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था कि मैं ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करूंगा, कॉन्सेप्ट्स एकदम से अच्छे वाले पढ़ाऊंगा आप लोगों को, फुली लेक्चर्स, उसी लेक्चर्स के अंदर मैं आपको उनके शॉर्टकट भी बताऊंगा कैसे याद करना है। फिर एमसीक्यूज की एक अलग से सीरीज चलाएंगे हम, जिसमें कम से कम हम 3000 एमसीक्यूज को क्या करेंगे बच्चे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो उस जर्नी का जो 60 डे की जर्नी है उसका आज लेक्चर नंबर 1 है, पहला दिन है। आज से इंशाल्लाह हम जो है वो इसको स्टार्ट कर रहे हैं और अल्लाह हमें इस हमारे अमल के अंदर कामयाब करे, आमीन। तो अब आपका जो लेक्चर है वो पहला, इसके लिए थोड़ी सी चीजें सुन लें। पहले नंबर पे तो आपने बच्चे अपने पास अपना रजिस्टर रख लेना है, बॉल पॉइंट रख लेनी है और वाटर बोतल रख लेनी है। ठीक है, जो चीज मैं एक्सप्लेन करूं आपने उसके अपने नोट्स बनाने हैं, हैंड रिटन नोट्स। जब आप अपने हाथों से लिखेंगे साथ में सुनेंगे तो उससे अच्छा कोई चीज समझ में नहीं आ सकती। ठीक है, और वाटर बॉटल इसलिए कह रहा हूं कि ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, इंसान का कंसंट्रेशन जो है वो लेवल वो कम हो सकता है, फोकस लेवल कम हो सकता है, तो वहां पे आपने इस वीडियो को पॉज करके वाटर जो है ना उसको थोड़ा सा पीना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है, 1-2 मिनट का पॉज लेना है और फिर आपने शुरू हो जाना है। ठीक है जी, और इंशाल्लाह आफ्टर 60 डेज यू विल बी एबल टू गेट 54 आउट ऑफ 54 इन केमिस्ट्री। ठीक है, चले बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन फटाफट से जो है ना वो अपना रजिस्टर निकाल लो और अपना जो है वो पेन भी निकाल लो। अब इस वीडियो के अंदर बच्चे मैं दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिस्कस करूंगा, एक एटम है और दूसरा एटॉमिक मास है। ठीक है, कौन सा चैप्टर है हमारे पास, फंडामेंटल कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इन दोनों को डिस्कस करने से पहले ना कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ बेस है जिसको हम अपना सेट करेंगे और उसके बाद हम एटम और एटॉमिक मास की तरफ जाएंगे। ठीक है, सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम पढ़ने लगे हैं केमिस्ट्री को। पढ़ने किसको लगे हैं बच्चे, केमिस्ट्री को पढ़ने लगे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज केमिस्ट्री। ठीक है, अब केमिस्ट्री जो है ना मैं कहता हूं ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, दो वर्ड। एक मैंने वर्ड निकाल लिया कैम, कैम से मैंने निकाल लिया केमिकल। ठीक है जी, और स्ट्री से मैंने निकाल लिया स्टडी। तो क्या बन गया जी, केमिकल स्टडी। तो आगे मैं इसको लिखूंगा दैट केमिस्ट्री इज द केमिकल स्टडी ऑफ मैटर, केमिकल स्टडी ऑफ मैटर। याद रखिएगा बच्चे, मैं बोर्ड पे जो भी वर्ड लिखूंगा आई विल ट्राई माय बेस्ट के ईच एंड एवरी वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों के लिए। आपको किसी और वीडियो की, किसी और बुक की जरूरत ना पड़े, आप अपने नोट्स में इसी को आप रिमेंबर करें और उसके बाद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, ये बात हो जाएगा। ठीक है जी, अब हमने लिखा केमिकल स्टडी ऑफ मैटर। अब यहां पे वर्ड केमिकल है, केमिकल का मतलब क्या है बच्चे, केमिकल का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो ना, केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तीसरा आप क्या पढ़ते हो, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन। आगे क्या पढ़ते हो, केमिकल स्ट्रक्चर। तो अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बन गई आपके सामने, आपने बना दिया दैट द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, chemical properties, chemical composition, chemical structure of matter is called chemistry। एकदम ओके हो गया है ये, केमिस्ट्री की डेफिनेशन ओके हो गई है, केमिकल का मतलब समझ में आ गया। अब अगली चीज है, अगली चीज है हमारे पास बच्चे मैटर। मैटर को हमने डिस्कस करना है। अब मैटर में ना, मैटर को डिस्कस करने से पहले मैं कहता हूं ये पूरी यूनिवर्स जो है ना, यूनिवर्स, उसमें जो जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी थिंग्स हैं, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पूरी यूनिवर्स की चीजें। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं मैटर और दूसरी तरह की चीजें जिसको हम कहते हैं एंटी मैटर, एंटी मैटर। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब मैटर को तो आपने पढ़ा हुआ है। मैटर क्या है, एनीथिंग, आप देखो थिंग्स है ना, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज जिसका कोई ना कोई मास हो और जो जगह घेरती हो उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर को उर्दू में क्या कहते हैं जी, मादा कहते हैं। अब एंटी मैटर क्या है, ऐसी चीज जिसका कोई ना कोई मास है ना कोई वो जगह घेर रही है। इसमें क्या चीजें आती है, इसमें हमारे इमोशंस आ जाते हैं, इमोशंस, जज्बात। फॉर एग्जांपल लव के जज्बात हैं, हेट के जज्बात हैं, परेशानी।
कहते हैं जी मुझे ना अपने वालिदैन से प्यार है। तो अगर हम ये कहें कि मुझे अपने वालिदैन से 1 किलो प्यार है, 1 लीटर प्यार है, तो क्या ये ठीक होगा? क्या जो प्यार है वो मैस में होता है उसका, कोई उसका किलोग्राम में मैस होता है, कोई लीटर में होता है? नहीं होता। वो इमोशन है। तो इमोशन क्या है? एंटी मैटर। उसके अलावा बाकी जितनी चीजें हैं वो मैटर है। तो मैटर हैज मैस एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। यहां तक सब क्लियर है? अच्छा अगली चीज सुने, जो बच्चे मैटर है ना, मैटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। मैटर आगे फिर डिवाइड होगा 2 टाइप्स के अंदर। एक टाइप उसकी प्योर फॉर्म है, मैटर एग्जिस्ट इन प्योर फॉर्म, और दूसरी उसकी इम्प्योर फॉर्म है। बेस सेट कर रहे हैं अभी हम, बेस सेट कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करेंगे। मैटर एग्जिस्ट इन प्योर फॉर्म एंड मैटर एग्जिस्ट इन इम्प्योर फॉर्म। अगर बच्चे मैटर एग्जिस्ट करेगा प्योर फॉर्म के अंदर तो उसको हम बोलेंगे वो सब्सटेंस है। खालस हालत में पाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस। और अगर वो इम्प्योर फॉर्म में है तो उसको हम कहते हैं मिक्सचर। उसको हम क्या कहते हैं जी? मिक्सचर कहते हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा अगली बात सुनिए, आगे फिर मैं सब्सटेंस और मिक्सचर को डिस्कस करेंगे। पहले हम सब्सटेंस को डिस्कस कर लेते हैं। अगली चीज हमारे पास क्या आ गई? सब्सटेंस। अब सब्सटेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। सब्सटेंस फिर डिवाइड हो गया 2 टाइप्स के अंदर। एक टाइप कौन सी? एक टाइप है एलिमेंट, ठीक है, और दूसरी टाइप क्या है? कंपाउंड। दूसरी टाइप क्या है? कंपाउंड। ये 2 टाइप्स हैं। अब यहां पे पहले मैं डिस्कस करूंगा एलिमेंट को। एलिमेंट क्या होता है? मैं अगर यहां पे लिखता हूं एलिमेंट, तो इसकी डेफिनेशन के अंदर हमारे पास कुछ चीजें जो हमने डिस्कस करनी है। पहले नंबर पे तो हमें ये चीज पता है दैट एलिमेंट इज अ सब्सटेंस। एलिमेंट क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है which is made up of same type of atoms। किससे बना हुआ है? सेम टाइप ऑफ एटम से। अब जब सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है, हैव सेम एटॉमिक नंबर and cannot be decomposed into simpler substances, cannot be broken down। लिख लेते हैं, cannot be broken down। ठीक है जी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एटम। क्या है? एक सब्सटेंस है। किससे बना हुआ है? सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है। एटम सेम है तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? सेम है। और ये इसको हम मजीद तोड़ नहीं सकते। अब एलिमेंट जो है ना, ये फिर डिवाइड हो जाता है 3 टाइप्स के। एलिमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। टाइप्स बता। अच्छा कौन से हैं? पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है मेटल्स। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ जाता है? नॉन मेटल्स, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ जाता है? मेटलाइट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की 3 टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलाइट्स। मेटल क्या है? फॉर एग्जांपल जो पीरियोडिक टेबल आप देखते हैं, आपने पढ़ा होगा, तो उसके अंदर जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे है वो सारे मेटल्स हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये जो एलिमेंट है इनको हम क्या कहते हैं? मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या है? फॉर एग्जांपल कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है। ये सारे क्या हैं? ये नॉन मेटल्स हैं। मेटलाइट्स क्या हैं? जो बिल्कुल सेंटर में, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे वाले मेटल, एक्सट्रीम राइट साइड वाले नॉन मेटल, सेंटर वाले क्या हैं? मेटलाइट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है जी आर्सेनिक। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है एंटीमन। ठीक है, ये क्या है? ये मेटलाइट्स। तो आई होप कि आपको एलिमेंट क्लियर हो गया। अब अगली चीज हमने क्या डिस्कस करनी है? अगली चीज हमने डिस्कस करनी है कंपाउंड को। अब हम कंपाउंड को डिस्कस कर लेते हैं। कंपाउंड, अब हम कहते हैं कि कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज आल्सो अ सब्सटेंस। सबसे पहले हमने डेफिनेशन में लिखा है कंपाउंड क्या है बच्चे? आपके पास एक सब्सटेंस है। इट इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ एटम्स, which is made up of after chemical reaction of metals, chemical reaction of atoms। किससे बनता है? जब एटम्स आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसके नतीजे में जो चीज बनती है उसको हम कंपाउंड कहते हैं। एंड दिस कैन बी ब्रोकन डाउन, और इसको हम तोड़ सकते हैं। एलिमेंट को हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन कंपाउंड को हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब कंपाउंड की बेसिकली 2 मेजर टाइप्स हैं। 2, एक हमारे पास कोवलेंट होता है,
कोवलेंट कंपाउंड और दूसरे हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब कोवलेंट कंपाउंड की अगर मैं एग्जांपल लूं तो मेरे पास H2O है, वाटर क्या है? कोवलेंट कंपाउंड है। मैं एग्जांपल लेता हूं HCl, क्या है? कोवलेंट कंपाउंड है। अगर मैं आयनिक की बात लेता हूं तो मैं कहता हूं NaCl, क्या है? आयनिक कंपाउंड है। मैं फॉर एग्जांपल लेता हूं KBr, कैल्शियम ब्रोमाइड, तो ये भी क्या है? आयनिक कंपाउंड है। तो कंपाउंड वाली डेफिनेशन भी क्लियर, एलिमेंट की भी डेफिनेशन क्लियर। अब हमने आना है इम्प्योर फॉर्म पे। हमने सब्सटेंस को ओके कर लिया, अब आ जाते हैं हम इम्प्योर फॉर्म पे। इम्प्योर फॉर्म को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं मिक्सचर। इम्प्योर फॉर्म को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर। अब हम ना मिक्सचर को आगे डिस्कस करेंगे, दैट मिक्सचर इज आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। मिक्सचर भी क्या होता है बच्चे? दो टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। एक होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है जी। अब होमोजेनियस मिक्सचर, तो मैं यहां पर लिखता हूं कि होमो जो है, होमोजेनियस मिक्सचर, तो जो होमो वर्ड है उसका मतलब होता है सेम। जो वर्ड होमो है उसका मतलब होता है सेम, तो हम बोलेंगे द मिक्सचर्स व्हिच हैव सेम और यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सेम बोल ले या यूनिफॉर्म कंपोजिशन बोल ले, जिनकी कंपोजिशन हमेशा हमेशा के लिए क्या रहती है? सेम रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। लेकिन सर एग्जांपल तो देना। एग्जांपल के तौर पे फॉर एग्जांपल हमारे पास है मिल्क, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? हमारे पास है जी आइसक्रीम है, ठीक है सर। अभी तो पढ़ रहे हैं हम, आइसक्रीम का नाम ना लें, हम लेक्चर छोड़ के चले जाएंगे आइसक्रीम खाने। मिल्क है, आइसक्रीम है, ये हमारे पास क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर्स है। उसके बाद अगली चीज क्या है? अगली चीज है हमारे पास हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स, ठीक है जी। अब ये यहां पे जो वर्ड है हेट्रो, इसका मतलब होता है बच्चे डिफरेंट। होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब क्या? डिफरेंट, ठीक है जी। अब डिफरेंट है तो इनकी कंपोजिशन क्या होती है? डिफरेंट कंपोजिशन। या आप बोलेंगे ना मिक्सचर्स व्हिच हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उसको आप क्या बोल दोगे बच्चे? हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। फॉर एग्जांपल सॉइल है, मिट्टी है, सॉरी मिट्टी है, तो मिट्टी के अंदर आप डिफरेंट तरह की मिट्टी है। कुछ मिट्टी ऐसी होगी जो रेतली होगी, रेत ज्यादा होगी, कुछ जो है वो चिकनी मिट्टी होगी, फॉर एग्जांपल रॉक्स। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है बच्चे? हमारे पास ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। अब अगली बात सुने, होमोजेनियस मिक्सचर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अनदर टाइप। होमोजेनियस मिक्सचर से आगे बनते हैं बच्चे सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर फॉर एग्जांपल मिल्क है तो ट्रू सॉल्यूशन में है, ठीक है। अब ट्रू सॉल्यूशन का याद रखना, इनका पार्टिकल साइज है ना बच्चे, वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। ये इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने यहां पे, इसको आपने इंपॉर्टेंट के अंदर लिखना है। पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। लेकिन जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है ये दो टाइप्स में डिवाइड होता है। होमोजेनियस मिक्सचर इज डिवाइडेड इनटू ओनली वन टाइप, बट हेट्रोजेनियस मिक्सचर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक हमारे पास कोलाइड्स आते हैं, कोलाइड्स, और दूसरा हमारे पास सस्पेंशन आता है, सस्पेंशन, ठीक है। अब कोलाइड्स के अंदर क्या होगा? इनका जो पार्टिकल साइज है वो 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक हो सकता है। इसको भी इंपॉर्टेंट में लिख लेना, 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे आपके पास जेली है, जेली, ये क्या है? कोलाइड है, ठीक है। अब सस्पेंशन आ जाए तो सस्पेंशन में आपने बात क्या करनी है बच्चे? इनका जो पार्टिकल साइज है इट इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। ये हमारे पास 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है इनका पार्टिकल साइज। एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं पेंट, या एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गए? हमारे पास सस्पेंशन की टाइप आ गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि पार्टिकल साइज क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिखना है आपके ऊपर। आई होप सो ये इतनी बातें क्लियर होगी। ये हमने बेस सेट करनी थी, जो कि हमारी बेस सेट होगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और साथ साथ जिन बच्चों ने नोट किया है वो तो वेल एंड गुड एंड चैंपियन है। क्लियर हो गया? आगे हम चले, आगे हम अगर फर्दर मूव करते हैं तो अब हम आ जाते हैं अपनी बेसिक चीज के ऊपर, दैट इज एटम। ठीक है जी, एटम को डिस्कस कर रहे हैं हम। तो
एटम जो है हमारे पास क्या होता है? एटम, एकदम सांस ले लो, पानी पी लो, पानी पी लो, मैं तब तक ये जो है वो कर रहा हूं, रेस कर रहा हूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। पानी पी लो, थक गए हो गए, ऐसे ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने किसको डिस्कस करना है? हमने सबसे पहले बच्चे एटम को डिस्कस करना। एटम, ठीक है जी। अब एटम को डिस्कस करने से पहले सबसे पहली बात यह है कि जो वर्ड एटम है ना, एटम, इसको हमने ग्रीक वर्ड से डिराइव किया है। ग्रीक वर्ड से डिराइव किया। ग्रीक वर्ड कौन सा था? एटमोस। एटमोस, उससे हमने इसको डिराइव किया। और एटमोस के दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है इंडिविजिबल, इनडिविजिबल, और दूसरा मतलब होता है इनविजिबल, इनविजिबल। ठीक हो गया जी? इंडिविजिबल और इनविजिबल। अगर हम एटम की बात करें तो इसकी डेफिनेशन कैसे होगी? दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। पहली बात, किसी भी एलिमेंट का, अब देखो एलिमेंट यहां पे है ना, तो हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए वो चीजें करना। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ये एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है, which can take part in chemical reaction, जो क्या कर सकता है? केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। यानी हमने बोला था कंपाउंड किससे बनता है? एटम्स के केमिकल रिएक्शन से बनता है, तो ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। और अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, which can or cannot exist independently, can or cannot exist independently, जो आजाद रह भी सकता है और आजाद नहीं भी रह सकता है। बात याद रखनी है, ठीक है? which can or cannot exist independently। अब यहां पे दो बातें, can और cannot। पहले हमने बोला स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, क्या करता है? केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। पहले हम बात करते हैं कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कौन सा एलिमेंट है जिसके जो एटम है वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं? तो अगर हम बात करें नोबल गैसेस, नोबल गैसेस कौन सी है? यानी हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और रेडॉन है। ये हमारे पास नोबल गैसेस है। 8 वाला ग्रुप जो है, इन सब के जो हमारे पास एटम्स होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं ये अगले चैप्टर्स में बात होगी। लेकिन ऑल अदर एलिमेंट्स, लेकिन उसके अलावा बच्चे जितने भी एलिमेंट्स आपके पास पीरियोडिक टेबल में, उनके एलिमेंट्स जो हैं, उनके एटम्स जो हैं, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वो आजाद नहीं रह सकते, वो आजाद नहीं रह सकते। क्लियर हो गया? अच्छा अगली बात सुनो, जो एटम है ना, एटम का शेप कैसा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात, एटम का शेप होता है स्फेरिकल। एटम का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। अब स्फेरिकल क्या है? स्फेरिकल इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल। सर्कल और स्फेरिकल चीजें हमें देखने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन डिफरेंट है। सर्कल 2 डायमेंशनल होते हैं और स्फेरिकल क्या होता है? 3 डायमेंशनल। यहां पे मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करूंगा, दैट द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल बॉडी ऑन दिस यूनिवर्स, स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल बॉडी ऑन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में जो सबसे छोटी 3 डायमेंशनल बॉडी है वो क्या है आपके पास? वो एक एटम है, वो एक एटम है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो स्फेरिकल शेप है इसकी। स्फेरिकल शेप क्या होती है? 3 डायमेंशनल होती है। सबसे छोटी 3 डायमेंशनल जो शेप देखनी है वो किसकी होगी? एटम की होगी। ठीक है, अब इसका हम जो है ना वो वॉल्यूम, 3 डायमेंशनल स्पेस जो होते हैं ना, उसको याद रखना, उसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है। अब एटम का वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं बच्चे? हम एटम का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यही फॉर्मूला किसके लिए होता है? स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम यूज है, तो एटम क्या है? स्फेरिकल है। क्लियर हो गया? अच्छा अगली बात, जो एटम है, एटम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम जो है वो आगे बच्चे डिवाइड होता है
सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर। ठीक है जी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है ना, उसमें हमारे पास तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीन मोस्ट, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तीन जो है ना, तीन पार्टिकल्स हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन तीनों को हम कहते हैं फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने हैं? तीन हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो क्या एटम के अंदर सिर्फ यही होते हैं? नहीं, याद रखना एटम के अंदर more than 100 types, more than 100 types के जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके अलावा न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो भी होता है, उसके बाद एंटी न्यूट्रिनो भी होता है, एंटी न्यूट्रिनो होता है, उसके बाद हमारे पास हाइड्रोन होता है, एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा और भी। तो ये 100 से ज्यादा किस्म के हैं, लेकिन हमारे पास फंडामेंटल कितने हैं? 3। अब हम यहां पे फंडामेंटल को ड्रॉ करें। आपको पता है बच्चे कि एटम जो है ना स्फेरिकल है, तो एटम के सेंटर में होता है उसका न्यूक्लियस। एटम के सेंटर में क्या होता है? उसका न्यूक्लियस होता है। और उसके गिर्द क्या होते हैं? डिफरेंट शेल्स होते हैं, डिफरेंट शेल्स होते हैं। अब याद रखना है, ये हम इसको ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन थ्री डायमेंशनल बॉडी को हम बोर्ड के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते, बोर्ड के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते। एक्साइटेड हो गए मैं बताने के लिए। अच्छा, अब देखिए, ये हमारे पास क्या है? दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये हमारे पास क्या है? एटम का न्यूक्लियस है। अब याद रखना, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें एग्जिस्ट करेंगी, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम देयर इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन है, they are revolving around the nucleus, they are revolving around the nucleus। कहां पे है? न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये तो शेल है, एनर्जी लेवल्स हैं। और ये क्या है? ये मेरे पास, ये वाली चीज क्या है? ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया? बात समझ में आ रही है? एकदम से क्लियर हो रही है बातें कि नहीं हो रही? ठीक है, अगर एकदम से क्लियर हो रही है ना बातें, तो फिर अगली चीज जो है हम डिस्कस करेंगे। आगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हमने इन तीनों को भी यहां पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब मैं इनको लिखता हूं यहां पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इसको भी हमने डिस्कस करेंगे। हमने बोला था हम एटम को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, कंप्लीटली। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बच्चे, इट इज प्रेजेंट इन आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो पहले नंबर पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है? ये न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन पे क्या होता है? न्यूट्रल चार्ज। बात समझ आ रही है? अच्छा सर, इलेक्ट्रॉन पे कितना नेगेटिव चार्ज है? तो इस पे लिखेंगे -1.602 × 10⁻⁻19 कॉलम। इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। प्रोटॉन पे कितना चार्ज है? जितना इस पे चार्ज है उतना इस पे चार्ज है। क्या होगा यहाँ पे? +1.602 × 10⁻⁻19 कॉलम। ठीक है, इतना चार्ज है इसमें। क्लियर होगी बात यहां तक? तो अब इस पे क्या है? ये तो वैसे ही न्यूट्रल है। तो इससे बात साबित क्या हुई कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज है। तो याद रखना फ्रेंड, एटम इज इन फ्री स्टेट। जब एटम क्या होगा? फ्री स्टेट में होगा तो एटम न्यूट्रल होगा। फ्री स्टेट में एटम क्या होगा? न्यूट्रल होगा। अब न्यूट्रल का मतलब ये हरगिज ना समझना कि उस पे कोई चार्ज नहीं। न्यूट्रल का मतलब ये है कि उस पे जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं यहां पे एक वर्ड यूज करूंगा कि उस पे नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज जो है वो जीरो है। चार्ज जीरो नहीं है, नेट चार्ज जीरो। चार्ज तो उस पे है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, चार्ज तो है, लेकिन नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज क्या होता है? सम ऑफ
पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। बात समझ आ रही है? अच्छा अगली बात, अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास निकाल लें तो ये कितना आता है? ये आता है 9.1 into 10 raised power -28 ग्राम। मैंने वर्ड यूज किया ग्राम, जब मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 9.1 into 10 raised power -31 किलोग्राम। 1000 पे डिवाइड किया ना हमने, ठीक है। अब अगर मैं इसका लिखूंगा तो इसका कितना आएगा? 1.673 into 10 raised power -24 ग्राम, ठीक है। यहां मैं इसको लिखूंगा 1.673 into 10 raised power -27 किलोग्राम, ये मोस्ट, ठीक है। अब ये प्रोटॉन का आ गया। अब न्यूट्रॉन का कितना होता है? 1.675 into 10 raised power -24 ग्राम, और ये कितना होता है? 1.675 into 10 raised power -27 किलोग्राम। ग्राम में भी लिख दिया और किलोग्राम में भी। अब एक बात ध्यान में रखें, यहां से देख लेंगे, यहां पे देखने को मिलेगा ये 673 और ये 675, तो हम क्या कहेंगे? प्रोटॉन का मास इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। यहां पे मैंने लिखा mass of proton will be approximately equal to mass of neutron। mass of neutron हम कैपिटल एस approximately लिखते हैं 673 और 675। आई होप सो ये बातें क्लियर हो गई। अब अगर हम रिलेटिव चार्ज की बात करते हैं, रिलेटिव चार्ज, तो इसमें नेगेटिव चार्ज क्या होगा? -1 इलेक्ट्रॉन, इस पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा? +1, और इस पे चार्ज क्या होगा? 0, ठीक। बात समझ आ रही है? अब हमने रिलेटिव मास भी लेना है, रिलेटिव मास, तो रिलेटिव मास है कि जिसका मास क्या आएगा? 1। जब हम आगे करेंगे तो बच्चे इसका मास यानी ये 1836 टाइम्स हैवियर होगा, यानी इसका मास 1836 टाइम्स ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, और इसका मास 1840 टाइम्स ज्यादा होगा, 1840 टाइम्स ज्यादा। थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, 1836 1840 टाइम्स। तो ये सारी बातें आपको नोट करने वाली हैं। हमने बोला इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज, आपने बोला नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। लेकिन इसका जो इसका एक चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे -1.602 into 10 raised power -19 कॉलम चार्ज होता है, इस पे प्लस वाला, और ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं। इसका एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 into 10 raised power -20। इसका कितना है? 1.673 into 10 raised power -24, और इसका 75 है -24 किलोग्राम में। अब अगली बात देखिए, इसका -28 है, इसका -28 है और इसका -20। अब माइनस के अंदर जितनी वैल्यू छोटी होती है एक्चुअल में वो वैल्यू उतनी बड़ी होती है। आई होप सो आप अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब ये है, हम यहां पे बुक में अंदर कहते हैं कि द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में क्या होता है? बहुत कम होता है। एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वो हमारे पास 1836 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मास एक प्रोटॉन के लिए 1836 इलेक्ट्रॉन हो तो एक प्रोटॉन का मास लेता है, 1840 इलेक्ट्रॉन हो तो एक न्यूट्रॉन का मास। तो इसका मतलब है ये इतना छोटा है, इतना छोटा है कि हम इसको क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। आगे जो हमने वैल्यू पढ़ी एटॉमिक मास, आई होप सो आपको एटम के बारे में जो चीजें मैंने बताई हैं ये आप लोगों को क्लियर होगी। क्लियर हो? इसका भी एकदम से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और थोड़ा छोटा है लेकिन आपने इसको करना है। रिसोर्सेज हमें नहीं हो सकते करने से, इट्स अप टू यू, जिसने डिसाइड करना है। आई होप सो यहां पे क्लियर। तो मैं इसकी ये वाली साइड जो है ना, ये वाली साइड रेज करता हूं ताकि इसमें से जो चीजें हैं वो हमें क्लियर हो सके, इस वाली चीजें जो है ना वो हमें क्लियर हो सके। एक दफा फिर पानी वाली बोतल, एक दफा फिर पानी वाली बोतल पी लो, तुम एग्जॉस्ट हो गए हो तो समझ आ रही है, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी, ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन कर देंगे आप लोग, ठीक है? पानी पी लिया, रिलैक्स हो गए, कोई दिमाग के अंदर जो बातें शातें चल रही है ना वो भी ओके कर लो, एकदम से ओके कर लो। देन आगे हम पढ़ेंगे, देन आगे जो आप चार्ज जो है ना वो एकदम से चार्ज होंगे तो आगे हम एटॉमिक मास को पढ़ेंगे। ठीक हो गया? चलिए हम एटॉमिक मास को डिस्कस करते हैं। एटॉमिक मास, ठीक है जी? अच्छा, एटॉमिक मास मैं कहता हूं
एटॉमिक मास के लिए ना 4 तरह के वर्ड्स यूज होते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के। पहले नंबर पे तो एक वर्ड है एटॉमिक मास, दूसरा वर्ड हो गया इसका मास नंबर, मास नंबर, तीसरा इसके लिए वर्ड होगा न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन नंबर, चौथा इसका वर्ड होगा एटॉमिक, एटॉमिक वेट। एकदम बढ़िया से, बढ़िया है, एकदम बढ़िया। एक ही वर्ड के कितने नाम? 4। एटॉमिक मास, मास नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर, एटॉमिक वेट, 4 नाम। 4 नाम जहां पे भी कोई इनमें से वर्ड देखो तो मतलब समझ आना है कि बात वही होगी। पहले मैं इसको डिफाइन करूंगा फिर मैं ईच एंड एवरीथिंग को एक्सप्लेन करूंगा। एटॉमिक मास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus of an atom, present in the nucleus of an atom। बात समझ आ रही है जी? एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। अब देखो ये आपके सामने आ रहा है, हमने बोला न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पे हैं? ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर है सर, न्यूक्लियस के अंदर है तो इसको हम कलेक्टिवली तौर पे बोलेंगे न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स क्या कहते हैं इनको? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो उनका नंबर क्या होगा? न्यूक्लियॉन नंबर। बात समझ आ रही है? और हमने ये भी बोला है कि इलेक्ट्रॉन का मास इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हमने इसका मतलब ये हुआ कि एक एटम का जितना मास होगा वो सारा का सारा मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होगा। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं एटॉमिक मास, यानी मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास। बात समझ आ रही है? एक एटम का मास। तो एक एटम का मास जो है वो सारे का सारा किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत 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 छोटा है एज कंपेयर्ड टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इतना छोटा है कि हम उसको क्या कर देते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। यहां तक बात एकदम ओके होगी। तो हमने बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्या बोला? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन से क्या बन गया? न्यूक्लियर नंबर। मास नंबर भी बोल दिया, एटॉमिक मास भी बोल दिया, एटॉमिक वेट, सारा कुछ एटम का न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के बाहर उसकी चीजें बहुत छोटी हैं, हम उसको डिफाइन कर देते हैं। फिर अगली बात, जब हम एटॉमिक मास पढ़ते हैं ना तो इसके साथ साथ हमें एक और चीज पढ़नी पड़ती है, दैट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर के लिए ना हम दो यूज करते हैं वर्ड, एक एटॉमिक नंबर और दूसरा वर्ड मैं इसके लिए यूज करता हूं प्रोटॉन, प्रोटॉन नंबर, दूसरा प्रोटॉन नंबर। अब एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम। क्यों बोलते हैं इसको एटॉमिक नंबर? क्योंकि जब हमें एटॉमिक नंबर का पता होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला एटम पीरियोडिक टेबल में किस नंबर पे है, तो इसलिए इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। नंबर ऑफ एटम इन पीरियोडिक टेबल, मैं यहां पे नंबर ऑफ एटम इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एटम का नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। और प्रोटॉन नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? उसको हम बोलेंगे प्रोटॉन नंबर। क्लियर हो गया? एकदम से क्लियर हो गया। अच्छा अगली बात, जो हमारे पास एटॉमिक मास था उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल ए, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। किसकी बात कर रहा हूं? एटॉमिक मास की। किसकी बात कर रहा हूं? मास नंबर की। किसकी बात कर रहा हूं? न्यूक्लियॉन नंबर, एटॉमिक वेट। उसको हमने किसके साथ रिप्रेजेंट करना है? ए के साथ। और इसको हमने रिप्रेजेंट करना है रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल जी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा अगली बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूं एटॉमिक नंबर इज फिक्स्ड फॉर वन एलिमेंट, फिक्स्ड फॉर वन एलिमेंट। ये क्या होगा? एक एलिमेंट के लिए फिक्स होगा, बट इट इज नॉट फिक्स्ड फॉर वन एलिमेंट। नहीं सर, हजम नहीं बात सर आपकी, हजम कराएं इसको। आपने बोला ये एक एलिमेंट के लिए फिक्स है, ये फिक्स नहीं। यस, मैं एग्जांपल,
आप एटॉमिक नंबर जहन में सोचें, एटॉमिक नंबर 6। जब आप एटॉमिक नंबर 6 सोचेंगे, एटॉमिक नंबर 6, तो आपके जहन में एक चीज आएगी, दैट 6 नंबर पे क्या है? कार्बन। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन के अलावा किसी और एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 नहीं हो सकता। सो इट मींस दैट इट इज फिक्स्ड फॉर वन एलिमेंट। मैं आप कहेंगे जी एक एटॉमिक, तो आप क्या कहेंगे? आप बोलेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। बट मैं कहता हूं एटॉमिक मास नंबर 14। तो आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि मैं किस एलिमेंट की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चे, कार्बन का भी तो एटॉमिक मास 14 हो सकता है और नाइट्रोजन का भी एटॉमिक मास कितना हो सकता है? 14। तो it is not fixed for one element, but it is fixed for one element. ये कभी भी एलिमेंट के लिए फिक्स नहीं होता, ये एलिमेंट के लिए फिक्स होता है। अगली बात, जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास इज ऑलवेज अ होल नंबर। हमेशा क्या होगा? एक होल नंबर होगा, हमेशा के लिए एक होल नंबर होगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन कभी भी हाफ नहीं होता है, प्रोटॉन कभी भी हाफ नहीं होता, 1.33 नहीं होता, 0.33 नहीं होता, पॉइंट्स में नहीं होता, डेसिमल्स में नहीं होता। ठीक है? इसलिए ये भी हमेशा होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं कल के लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको याद कराऊंगा कि हमने बोला था एटॉमिक मास होल नंबर, तो हमने ये क्यों बोला था। यहां तक एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्लियर है। अभी हमने इसके आगे इसका रिलेशन पढ़ना है, इसका रिलेशन पढ़ना है। मैं इसको रेज करता हूं। हमने इसका क्या करना है बच्चे? रिलेशन पढ़ना है। जब हम इसका रिलेशन पढ़ेंगे तो याद रखना है बच्चे, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के अंदर एक रिलेशन होता है, रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, दोनों में रिलेशनशिप है। क्या रिलेशन है? दैट A is equal to Z plus M. एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस n। क्या है? n यहां पे बच्चे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है? अब ये तीन वैल्यूज हैं, इन तीनों में से कोई सी भी दो गिवन होंगी तो आपके पास तीसरी की वैल्यू निकलेगी। अच्छा, एक यहां पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात और आपसे डिस्कस करता हूं। एक जो एलिमेंट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल। सिंबल इज द एब्रिविएशन ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट, शॉर्टकट है, सिंपल नाम है। मैंने लिखना है सोडियम, तो मैं उसके लिए क्या लिख देता हूं? Na लिख देता हूं। तो दिस इज द एब्रिविएशन। मैंने लिखना डॉक्टर, मैं डॉक्टर के लिए Dr लिख देता हूं, तो ये एब्रिविएशन है ना। तो सोडियम के लिए मैंने क्या लिखना है? Na। मैंने बार बार कैल्शियम लिखना है तो मैं क्या लिख दूंगा? Ca। तो Ca इज द सिंबल ऑफ इट। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एलिमेंट x है, तो x को हम रिप्रेजेंट करते हैं, बट याद रखना उसके बॉटम के अंदर हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं और उसके टॉप पे हम उसका जो है वो एटॉमिक मास लिखते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये एटॉमिक नंबर कहीं पे लेफ्ट साइड पे लिखा हो सकता है, कहीं पे राइट साइड पे लिखा हो सकता है, कहीं पे क्रॉस में भी लिखा हो सकता है। इससे टेंशन नहीं है। अब आपके पास आ गया एटॉमिक नंबर नीचे होता है और एटॉमिक मास ऊपर होता है एलिमेंट का। फॉर एग्जांपल आपको उसने एक एलिमेंट दे दिया यूरेनियम। उसने बोला इसका एटॉमिक नंबर है 92, इसका मास नंबर है 238। तो आप फाइंड करो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने। तो आप क्या करोगे? आप फॉर्मूला लगाओगे, आप बोलोगे A is equal to Z plus N। A is equal to A कितना है? 238। तो आप वैल्यू पुट करोगे 238 will be equal to ये कितना है? 92 प्लस N हमने फाइंड। तो आप क्या करोगे? आप इस 92 को इधर ले जाओगे, 238 minus 92 will be equal to N। अब जब आप करोगे तो 8 में से 2 माइनस किए तो 6, 13 में से 9 माइनस किए तो 4, 146 इसमें क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें से आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है और एमसीक्यू में ये पूछा गया है। फॉर एग्जांपल वो आपसे बच्चे मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ सकते हैं। मॉलिक्यूल के अंदर फॉर एग्जांपल उसने बोला H2SO4 के अंदर क्या करो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके दो। आप कैसे करें? आपने देखा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 होता है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। एक बात जो यहां पे मैं बताने भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन, मैंने पीछे भी बता दिया था शायद,
number of proton will be equal to number of proton will be equal to number of electron। तो यहां से मैं बात क्या करना चाह रहा हूं, मैं करना चाह रहा हूं कि जो एक न्यूट्रल एलिमेंट होगा, जो न्यूट्रल एटम होगा, उसका जो एटॉमिक नंबर है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, वो हमें बता रहे होंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यानी ये यूरेनियम 92 कोई चार्ज नहीं है इसमें, तो ये जो लिखा हुआ है ये एटॉमिक नंबर है, ये हमें ये बता रहा है कि इसके अंदर 92 प्रोटॉन्स हैं और 92 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बात मेरे पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, अब आगे लेकिन ये बात क्या है, न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल मॉलिक्यूल की। न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल मॉलिक्यूल में क्या होगा, जो Z है विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Z किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल H2SO4 क्या है, आपके पास न्यूट्रल है, तो अब आप देखें आपके पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, कितने हाइड्रोजन है, 2, तो आपके पास एक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, तो दो के अंदर दो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे आप। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, 16, न्यूट्रल है तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, 16, जो कि पहले एटॉमिक नंबर क्या है, 16 है। सल्फर है 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एटम कितने, 4, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 32 प्लस 6 और 4 10, 3 1 4 और ये 5, यानी H2SO4 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 50 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको कोई भी मान, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं HNO3 के अंदर ना, HNO3 के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर दोगे, क्यों, क्योंकि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। बात समझ आ रही है यार? लेकिन सर अगर आपके पास कोई चार्ज आ जाए, आपके पास क्या आ जाए, कोई चार्ज आ जाए, तो आपने याद रखना है, आपने उसमें से जो आपका एटॉमिक नंबर होगा, सब का जो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट्स का, उसमें से वो सारा को निकाल के सम करके माइनस कर देना है चार्ज को क्या कर देना है, माइनस, तो उससे आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एलिमेंट की बात लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और उसमें माइनस चार्ज। बोला क्या आपसे, आप इसमें जो है ना वो क्या करो, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप बोलेंगे इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है, तो मैं लिखूंगा 17 माइनस, हमने बोला था चार्ज को क्या करना है, माइनस चार्ज क्या है, -1, तो अब देखिए 17 माइनस माइनस प्लस 1, तो कितने आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए बच्चों के पास। क्लियर हो रही बात है एकदम से? तो आप फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी SO4 2 नेगेटिव के अंदर ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, आप बोलेंगे आप सबका एटॉमिक नंबर लेंगे, उनको प्लस करेंगे और माइनस चार्ज कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे कैसे होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर कितना है, 16 है, तो 16 इलेक्ट्रॉन आ गए, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 4, एक ऑक्सीजन के अंदर कितना है, 8, और माइनस कर देंगे -2, चार्ज को हमने माइनस कर दिया, तो अब इसके अंदर कितने आ गए बच्चे, 16 प्लस 8 4 32, माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, तो कितने आ गए, 6 और ये 10 हो गए, 3 और ये 50 आ गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 2 8 2 10 3 और 4 50। बात समझ आ रही है यार? अब क्लियर हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 50 है। H2SO4 के अंदर भी कितने हैं, 50 है, क्योंकि इसके ऊपर जो दो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन किसने लिए, हाइड्रोजन ने लिए ना। एकदम से क्लियर हुई है बात? ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट की रिलेशनशिप याद रखना है, एक ये रिलेशनशिप, इससे आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लास्ट वाली बात करूंगा, उसके बाद हम इस लेक्चर को एंड कर देंगे, आपने भी सुख का सांस लेना है, सर जी छड़ दे ही है शुरू कर लेने पढ़ाना छड़ देंगे, लेकिन मैं गारंटी देता हूं इसके बाद आपको इससे इन टॉपिक से रिलेटेड कोई और वीडियो या बुक देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने इसको नोट कर लिया। फॉर एग्जांपल कहता है जी HNO3 के अंदर ना, HNO3 के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करके दो मुझे, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो आप सबका ना अलग-अलग से क्या करोगे, आप हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का लिखोगे। आप बोलोगे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और इसका भी मास नंबर क्या होता है, 1, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, 14, एटॉमिक नंबर 7 और 14, इसका 8 और 16, ठीक है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो, इसके अंदर हाइड्रोजन के अंदर तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 0, इसके अंदर 14 -7, तो इसके अंदर 7 है,
16 माइनस है तो इसके अंदर 8 है, और 8 का मतलब 3 है तो ये आपके पास आ गया। अब सबको प्लस कर लो, सबको प्लस करोगे तो ये 0 प्लस 7 प्लस 24 करेंगे तो बच्चे 24 और 7 31 न्यूट्रॉन आ गए। आपके पास HNO3 के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? 31 होते हैं। ठीक हो गया। आई होप सो कि आपको एटम और एटॉमिक मास से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गया है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी वीडियो में इसी तरह एक्सप्लेन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक लाजमी करना, उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो परेशान हैं कॉन्सेप्ट्स को लेके। इसी तरह हमारी सीरीज चलती रहेगी, रोजाना इसी तरह लेक्चर्स आएंगे, ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और पानी पीओ।